हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मुझे आशा है कि वो आपको समझ में आ गए रहे होंगे। तो हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। कारण लिखिए। When a white ray of white light passes through a prism, it is dispersed in 7 colors. Write down the reason. यानी जब भी आप व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पे डालते हो या उसे क्या करते हो, उसे पास होने देते हो, तो क्या होता है कि जो आपकी व्हाइट लाइट होती है यानी श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है या डिस्पर्स हो जाता है। तो आपको इसका रीजन बताना है कि ऐसा होता क्यों। अब अगर हम बात करें व्हाइट लाइट की, तो जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, जब वो किसी मटेरियल से गुजरता है, ठीक है, जब वो किसी मटेरियल से गुजरता है तो क्या होता है कि जो उसकी वेलोसिटी होती है वो उस मटेरियल मीडियम यानी वो जो, जैसे कि प्रिज्म हमने लिया है, तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो मटेरियल है, ठीक है, उसका जो पदार्थ है उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है, यानी उसका वेग निर्भर करता है। अब जब ये जो श्वेत प्रकाश जो है वो जब इस प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, क्योंकि जो ये अलग अलग कलर की जो लाइट्स होती हैं इनकी अलग अलग स्पीड होती है उस मीडियम में, या आप ये कह सकते हैं इनकी जो अलग अलग वेवलेंथ होती है, इसके कारण क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। The velocity of light in a material medium depends upon this color wavelength, that is the refractive index of a material is different for different color. अब जैसे कि लाइट जब है किसी मटेरियल से पास होती है तो जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें जो अलग अलग कलर्स की लाइट है उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है उस मीडियम में, और उसकी अलग अलग वेलोसिटी होती है और अलग अलग वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग रंग की, जो अलग अलग वर्ण की जो प्रकाश है उनका अलग अलग होता है, जिस कारण क्या होता है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मटेरियल में, यानी जो अलग अलग कलर की जो लाइट है इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल में वो अलग अलग होता है। If we incident a ray of white light on a prism, on emerging the different colors are deviated through different angles. तो क्या होता है, आप कई बार देखते हो कि जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और सबका जो डेविएशन होता है वो अलग अलग डेविएशन से उस प्रिज्म से बाहर निकलती है। Due to this, white light splits into its constituent color and the phenomena is called dispersion. तो इस कारण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है वो अलग अलग रंग की जो या अलग अलग वर्ण के जो प्रकाश है उनमें विभक्त हो जाता है। इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका एक प्रिज्म है, जैसे कि ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। अब हमने इसमें एक व्हाइट लाइट डाली। अब जब ये व्हाइट लाइट गई इसमें, क्योंकि ये 7 रंगों से या 7 वर्णों से मिलके बनी है, तो हर एक जो वर्ण की जो लाइट है, प्रकाश है, उसका जो है वेलोसिटी अलग अलग है इस प्रिज्म में, जिस कारण उसकी वेवलेंथ अलग अलग है इस प्रिज्म में। तो क्या होता है, ये फिर यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। अब जब ये स्प्लिट हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है लाइट, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो इस प्रिज्म से निकलती है तो वो अलग अलग एंगल्स में डेविएट होती है, जिस कारण हमें एक बैंड दिखता है लाइट का, जो कि 7 कलर्स होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। किसी भौतिक माध्यम में प्रकाश का वेग इस रंग
तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, अर्थात किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। यदि हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, उभरने पर अलग अलग रंग अलग अलग कोणों से डेविएट होते हैं। इसके कारण श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को परिक्षेपण कहा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? Why does the sun appear reddish early morning? आपको ये बताना है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय वो रेड कलर का या लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। अब बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं जो सूर्य है, सूर्य से जो है पृथ्वी पे किरणें आ रही हैं और जो हमें सूर्य से लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो आपका श्वेत प्रकाश होता है। अब जब सनराइज होता है, यानी जब जो सन है, ठीक है, जो आपका सूर्य है, वो जब उदय होता है तो क्या होता है, जो सूर्य है उससे कुछ लाइट जो है वो पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी के क्षितिज से वो पृथ्वी की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। अब हम ये जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है, यानी 7 रंगों से या 7 वर्णों से मिलके बनी है। तो क्या होता है कि जब ये लाइट या श्वेत प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है तो जितनी भी कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। और अगर हम बात करें कम वेवलेंथ वाली लाइट है, जैसे कि आपकी ब्लू होगी, ठीक है, वॉयलेट हो गई, तो ये जो कलर्स की लाइट जो है ये क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो लंबे वेवलेंथ वाली या जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, ऐसे ही जो प्रकाश होते हैं वो हमारी आंखों तक आ पाती है, जिस कारण क्या होता है कि हमें सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई दे। बेसिकली क्या हो रहा है, जो सूर्य है, जैसे सूर्य उदय होता है तो अब आप ये जानते हैं जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है वो काफी दूर है, मतलब सूर्य काफी दूर पे है, काफी डिस्टेंस पे। अब उससे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, श्वेत प्रकाश आ रहा है। और हम ये जानते हैं जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 वर्णों या 7 कलर से मिलके बना है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली जब ये लाइट पृथ्वी तक या हमारे तक पहुंचती है तो जो छोटे वेवलेंथ वाली लाइट्स है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, तो ये जो लाइट्स है ये स्कैटर हो जाती है, ये स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। और सिर्फ जो लंबी वेवलेंथ वाली लाइट्स है वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिस कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता, क्योंकि आपकी जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इस कारण जो रेड लाइट होती है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। वहीं अगर हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स की बात करें तो इनकी वेवलेंथ या इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिस कारण ये स्कैटर हो जाए। ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन इज एट होराइजन एंड thus light has to travel a greater distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। यानी सूर्योदय के समय प्रकाश जो कि हमारा सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो सूर्य है वो होराइजन पे है, क्षितिज पे है, तो लाइट को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, दूरी तय करनी होती है पृथ्वी के वायुमंडल तक आने के लिए। In this journey, the shorter wavelength of light are scattered out and only longer wavelength are able to reach our eye। और इस जर्नी में, जो ये जर्नी होती है, इस यात्रा में क्या होता है, जो छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं और सिर्फ लंबे तरंग दैर्ध्य वाली जो प्रकाश है या जो वर्ण के प्रकाश है या लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। Since blue color has a shorter wavelength and red color has a longer wavelength, चूंकि जो आपका नीले रंग का कलर है, नीला जो प्रकाश है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। इस कारण क्या होता है,
क्या होता है, आपका जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है। एंड रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, और जो लाल रंग होता है, लाल रंग की जो लाइट होती है या लाल वर्ण की जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसका जो लाल रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो स्कैटर नहीं हो पाता। वो क्या हो जाता है, वो स्कैटर नहीं होता है। ब्लू कलर हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ। द रेड कलर इज एबल टू रीच योर आई after the atmospheric scattering of light, therefore the sun appear reddish early in the morning. यानी जो आपके नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, जिस कारण वो जब एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब वो गमन करता है, चलता है, वो स्कैटर हो जाता है। वहीं जो लाल रंग की लाइट होती है उसका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस कारण वो स्कैटर नहीं होता और हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्षितिज पर होती हैं और इस प्रकार प्रकाश की हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस यात्रा में प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य बिखर जाती है और केवल लंबी तरंग दैर्ध्य ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। चूंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग प्रकाश के वायुमंडलीय प्रकीर्णन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने में सक्षम होती है। इसलिए प्रातः काल में सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो ये अगला प्रश्न है वो ये है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि वस्तु दर्पण के ध्रुव यानी पोल व फोकस के बीच हो, वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ड्रॉ रे डायग्राम to show the image formation of an object by a concave mirror when the object is in between pole and focus of the mirror. Second, object is in between center of curvature and focus of the mirror. यानी आपको एक अवतल दर्पण दिया गया है, आपने ये बताना है कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपको उसके लिए डायग्राम बनाना है। दूसरा है, जब आप अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा या इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी और किस तरीके की बनेगी। तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि कॉन्केव मिरर पे यानी अवतल दर्पण पे जो वस्तु रखी गई है वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई। तो इसका जो रे डायग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है यानी वस्तु जो है पोल और फोकस के बीच में रखी गई है और इसका हमने ये इमेज फॉर्मेशन बनाया है। जब आप रे डायग्राम पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, आप देख सकते हैं ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या ली, इससे दो रेज निकाली है, दो किरणें ली है, एक जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल है यानी समानांतर है, जो कि रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके फोकस से पास होती है। दूसरी किरण हमने वो ली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से पास होती है, जो वहीं से वापस हो जाती है। अब हम इसे जब एक्सटेंड करते हैं आगे तो हम ये देखते हैं कि दर्पण के पीछे जो है इमेज बन रही है यानी जो है प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हमने नाम लिया A डैश B डैश। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल यानी आभासी। क्यों कहा हमने कि आभासी है यानी वर्चुअल है, क्योंकि ये मिरर यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। हमें ये जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो स्क्रीन पे यानी पर्दे पे प्राप्त नहीं होगी। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो इरेक्ट है। कैसा है, इरेक्ट है यानी सीधा है।
और मैग्नीफाइड है यानी बड़ा है। यानी वस्तु से बड़ा है। तो जब भी कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के पोल और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच में हम किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। यानी एक वर्चुअल इमेज हमें प्राप्त होती है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मैग्नीफाइड यानी बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसके डायग्राम। तो इस पे आपको कहा गया है कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे रखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई। हमने दो रे ली है, एक रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी रे जो फोकस से पास होके फिर पैरेलल हो जाती। तो हमने ये देखा कि जब ये दोनों रेज पास होती है तो वो एक पॉइंट पे मिलती है जो कि सी के बियॉन्ड है, यानी जो आपका वक्रता केंद्र है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे है। हमने यहाँ पे जो है जहाँ पे ये दोनों रेज मिल रही है उस पॉइंट को ए डैश माना और वहां पे हमें इस वस्तु की इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है यानी प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट का, ऐसी वस्तु का जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है वो कैसा है? पहला रियल, कैसा ऑब्जेक्ट है, सॉरी कैसा प्रतिबिंब है? रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब। आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? वास्तविक। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि वो आप देख सकते हैं मिरर के आगे बन रहा है, मिरर के आगे में बन रहा है, यानी हमें पर्दे की आवश्यकता होगी इस इमेज को यानी इस प्रतिबिंब को देखने के लिए। दूसरा इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब है। नेक्स्ट तीसरा मैग्नीफाइड यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब है उसकी प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? What is meant by power of accommodation of the eye? यानी आपको आंख का पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी, तो बेसिकली जब हम पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक या किसी भी लेंस की, अगर हम आंखों के बारे में कह रहे हैं तो आई की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण आंखें पास व दूर रखी गई वस्तुओं को फोकस कर सकती है। क्या कर सकती है? आपकी जो आंखें हैं वो पास में रखी हुई वस्तु और दूर में रखी गई वस्तु को फोकस कर सकती है। कैसे कर सकती है? अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है आंखों की लेंस की वो एबिलिटी जिसके कारण वो पास या दूर रखी गई वस्तु को फोकस कर सकती है बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, यानी अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर। तो बेसिकली एडजस्टमेंट कैसा होता है, कैसे होता है? जो आपकी आंखें होती है आप जानते हैं उसकी जो लेंस होता है, लेंस के साइड में सिलेरी मसल्स होती है। तो जो सिलेरी मसल्स जो होती है वो अपने आप को कंप्रेस या इलांगेट करती है, यानी अपने पे खिंचाव लाती है। अपनी जो कंप्रेशन और इलांगेशन के जरिए वो क्या करती है? आंखों की लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Power of accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal length. समंजन की क्षमता नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को
स्पष्ट रूप से रेटिना पर केंद्रित करने की क्षमता है। यानी कि अगर हम पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन की क्षमता की बात करें तो ये आंखों की वो एबिलिटी है, ठीक है, वो एबिलिटी है जिसके कारण पास या दूर रखी गई वस्तु को ये आराम से रेटिना पे फोकस कर सकता है। किसके जरिए? अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके, उसे एडजस्ट करके। इन दिस प्रोसेस ciliary muscles have been changing the shape of the lens by compressing and elongating it. तो इसमें क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मांसपेशियां होती है, वो लेंस को कंप्रेस, उसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकती है कंप्रेशन से और इलांगेशन से। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज लिमिटेड। अगर हम आंखों की समंजन क्षमता की बात करें तो ये सीमित होती है। It implies the focal length of the eye lens cannot be reduced beyond certain minimum limit. यानी इसका मतलब ये है कि जो आपकी आंखों का लेंस की फोकल लेंथ है उसे हम एक न्यूनतम सीमा तक ही उसे क्या कर सकते, कम कर सकते, उससे ज्यादा हम उसे कम नहीं कर सकते। यानी इसकी एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन की, आंखों के पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो ये लिमिटेड होती है। एक फोकल लेंथ होती है, यानी एक बाउंड्री है जिसके आगे वो फोकल लेंथ बढ़ा नहीं सकती और जिसके नीचे वो फोकल लेंथ घटा नहीं सकती। समंजन की क्षमता नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रेटिना पर केंद्रित करने की क्षमता है। इस प्रक्रिया में सिलेरी मांसपेशियां लेंस को संकुचित और लंबा करके उसके आकार को बदलने में मदद करती है। आंखों की समंजन क्षमता सीमित है। इसका मतलब है कि आंखों के लेंस को फोकल लंबाई को निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बल्ब पर 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर अंकित है। याद कीजिए, अ बल्ब इज रेटेड 10 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट बल्ब का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब की शक्ति, पावर ऑफ बल्ब, और 5 घंटे जलने पर बल्ब द्वारा उपमुक्त ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 5 आवर्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक बल्ब दिया गया है, उसका हमें वोल्टेज दिया गया है कि इतना, वो उसका जो रेट है 10 वोल्ट पे कितना है, 500 मिली एम्पेयर है। तो हमें बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी पावर निकालनी है और हमें ये बताना है कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगी। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें V की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, I की वैल्यू दी गई है 500 मिली एम्पेयर। इसको हम एम्पेयर में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पेयर। अब पहला है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध। तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। R बराबर V अपॉन I, V आपका 10 वोल्ट है, I 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 ओम यानी 20 ओम रेजिस्टेंस आ जाए। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमें बल्ब की शक्ति निकालनी है यानी पावर निकालनी। तो P बराबर IV होता है, आप जानते हैं P बराबर IV होता है। I जो है आपका वो 0.5 है, V की वैल्यू 10 है, तो 5 वॉट जो है हमारी पावर यानी शक्ति आ गई कि बल्ब की शक्ति कितनी है, 5 वॉट। अब थर्ड पार्ट हमें एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो हम ये जानते हैं E बराबर VI T होता है। VI यानी आपका पावर हो जाता है इंटू T। पावर हमारी 5 वॉट है, टाइम 5 घंटे, ठीक है। हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 किलो जूल आपका 1 वॉट आपका 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वॉट बराबर होता है 3600 किलो जूल के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 90,000 किलो जूल, तो इतनी जो है
वो एनर्जी बल्ब कंज्यूम करेगा 5 घंटे में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। यानी आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इस बात पे, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी हम किसी कॉइल को या करंट कैरिंग जो कॉइल होती है, ऐसी कॉइल है या ऐसा कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रही है, उसे अगर हम मैग्नेट के बीच में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करने लग जाता है, वो उस पर क्या आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रिंसिपल, एन इलेक्ट्रिक मोटर डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल when an electric current is passed through a conductor placed normally in a magnetic field, a force acts on the conductor as the result of which the conductor begins to move and mechanical energy is obtained. तो इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को, चालक को, जिससे करंट पास हो रही है, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं और परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली रखते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है उस कंडक्टर में या उस चालक पे, एक फोर्स यानी एक बल लगता है जिसके कारण जो कॉइल है या कंडक्टर है वो मूव करने लग जाती है और हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत, एक इलेक्ट्रिक मोटर डीसी मोटर इस सिद्धांत पर काम करती है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में सामान्य रूप से रखे कंडक्टर के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित या विद्युत प्रवाह किया जाता है तो कंडक्टर पर एक बल कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप कंडक्टर गति करना शुरू कर देता है और यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक कॉन्केव लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी आपको ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखना है ताकि इमेज जो बने वो 15 सेंटीमीटर जो है दूर बने। ठीक है, इमेज कहाँ पे बने, 15 सेंटीमीटर दूर बने। फाइंड द नेचर यानी बिंब की प्रकृति, आकार और आवर्धन ज्ञात कीजिए। आपको बिंब जो है, जो आपका प्रतिबिंब है, इमेज है, उसका नेचर, उसकी साइज और उसका मैग्निफिकेशन निकाल। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें एफ की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, आपका कॉन्केव लेंस है। तो अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, ठीक है, कॉन्केव लेंस आपका इस तरीके से होता है, आप जानते हैं ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, आप जानते हैं। अब जो हमें इमेज प्राप्त होगी, हमें इमेज की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, ये आपकी कहाँ पे बनेगी, इस मिरर के आगे बनेगी। तो ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर, सॉरी इस लेंस के आगे बनेगी, ये भी आपकी नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर होगी।
अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। v आपको -15 दिया गया है, f -20, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आएगा -1/u बराबर 1/60, यानी u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई, यानी वस्तु की जो है पोजीशन यानी स्थिति आ गई, कहाँ पे रखा गया है वस्तु, -60 सेंटीमीटर पे रखी है। अब हमें बताना है कि इसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कितना होगा, ये हमें निकालना है। आप जानते हैं बराबर v/u होता है लेंस के केस में, और मिरर के केस में -v/u। तो हम v की वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू कितनी है, -15 -15, u है -60। तो मैग्निफिकेशन आया 0.25, यानी जो आवर्धन है वो 0.25 आया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है मैग्निफिकेशन, ठीक है, आपका जो आवर्धन है वो धनात्मक आया है, यानी जो आपकी प्रतिबिंब होगा वो वर्चुअल होगा, यानी आभासी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, इस कारण हम ये कह सकते हैं। दूसरा डिमिनिश होगा, यानी छोटा होगा। छोटा होगा बिंब से यानी वस्तु से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपसे के साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।